Assalamualaikum dear students, how are you? Okay, लास्ट चैप्टर आप लोगों ने रीड किया था, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, चैप्टर नंबर 20. Okay, today we are going to start chapter number 21, that is Islam first reaches the subcontinent. लास्ट चैप्टर था बिगिनिंग ऑफ इस्लाम एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम कैसे फैलना शुरू हुआ और इब्तिदा कैसे हुई. हम जी बेटे पेज नंबर 94 जी, पेज नंबर 94, चैप्टर नंबर 21 फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन. हाँ जी, लेट्स स्टार्ट. लास्ट चैप्टर में बेटे हम लोगों ने पढ़ा था द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम. हमने उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि कैसे जो है इस्लाम जो है वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम मक्का, अरेबिया, और फिर ट्रेडर्स वहाँ से ताजरों के ज़रिए फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया. और फिर पहले वो इंडोनेशिया और मलेशिया के मुस्लिम्स तक, एंड देन फ्रॉम ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे कैसे इस्लाम बरसगीर तक पहुंचा. द इस्लाम फर्स्ट रीचेस द सबकॉन्टिनेंट. द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर आर मोहम्मद बिन कासिम एंटर्स सिंध. नेक्स्ट इंडस वैली. इंडस वैली यही जो कॉन्क्वर्ट किया मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्क्वर्ट किया था. देन गजनविज महमूद गजनवी. देन गौरिस मोहम्मद गौरी एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली. एंड देन मंगोल्स Razia Sultana, and then Muhammad bin Tughlaq. These were the major names from the history that were there to for the spreading of Islam in the subcontinent. By 712, the year 712, 712 में इस्लाम has spread westward from Makkah through the Middle East. और फिर इस्लाम फैलना शुरू हुआ मक्का से मिडल ईस्ट along the north coast of Africa into Spain, और फिर इस तरह स्पेन and even France. Eastwards it had reached Central Asia, और मशरिक की तरफ ये पहुंचा एशियाई वस्ता, ईरान, अफगानिस्तान, और फिर and even South East Asia. Most of these ships sailed across the Persian Gulf and along the Makran coast. और फिर इस तरह बहुत सारी ये बहरी जहाज़ जो थे ये चलते थे पर्शियन गल्फ और मकरान साहिलों तक, मकरान के साहिलों तक, एज दे कैरेट प्रेशियस कार्गो. और ये बहरी जहाज़ों के ज़रिए उस टाइम पे तिजारत शुरू हो गई थी. फिर इन लोगों ने कैरी, इनके पास बहुत कीमती सामान होता था. दे वर समटाइम्स अटैक्ड बाय पायरेट्स. पायरेट्स कहते हैं समुद्री डाकुओं को. तो ये कुछ मतलब दरमियान में ऐसा भी होता था कि इन लोगों पे मतलब इन लोगों को वो डाकू लूट लेते होते थे नियर द पोर्ट ऑफ देबल, देबल की बंदरगाह के नज़दीक, नॉट फार फ्रॉम वेयर कराची नाउ स्टैंड्स. अब ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ आजकल कराची है. द पायरेट्स वर स्पेशली फायरस, बहुत ख़तरनाक होते थे ये जो डाकू थे. इन 710 दे सीज्ड एन अरब शिप that was carrying expensive gifts and slaves from the king of Sri Lanka to Khalifa Walid in Damascus. 710 में उन्होंने क्या किया कि वो ये जो समुद्री डाकू होते हैं, ये जो बहरी जहाज होते हैं, दे सीज्ड एन अरब, उन्होंने रोक लिया एक अरब के बहरी जहाज़ को, और जो उस जहाज़ में बहुत सारा कीमती सामान था और साथ में उसमें कुछ कैदी थे. जी बेटे नेटवर्क इशू होगा और हैंड फ्रीज यूज कर लें बेटे. म्यूट योर माइक्स, अपने अपने माइक्स म्यूट करें ताकि बाकियों तक भी मेरी आवाज क्लियरली जा सके. नाउ फिर क्या हुआ कि उस बहरी जहाज ने बहुत सारे मतलब उन्होंने कैदी थे जो कि किंग ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के बादशाह जो था वो किसकी तरफ भेज रहा था, खलीफा वलीद. दमिश्क में, दमिश्कस जैसे कह रहे हैं, दमिश्क में खलीफा वलीद के पास
खलीफा वलीद डिमांडेड दैट, उसने ये डिमांड रखी खलीफा वलीद ने कि राजा दाहिर ऑफ सिंध शुड रिटर्न, कि उसे वापस करना चाहिए द प्रिजनर्स एंड ट्रेजर्स, और जो उसने माल लूटा है और जो उसने कैदी उनके पकड़े हैं उनको वो वापस करे। बट दाहिर रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने उन्हें जवाब दे दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। और उसने उस जवाब में क्या कहा, ही हैड नो कंट्रोल ओवर द पायरेट्स, कि उसका उन डाकुओं पे कोई कंट्रोल नहीं है। The governor of the Eastern Arab Empire then sent an army under the command of his 17-year-old nephew। और फिर जब गवर्नर था अरब एम्पायर का, अरब सल्तनत का, मशरकी अरब सल्तनत का, देन सेंट, फिर उसने अपनी फ़ौज भेजी। और उस फ़ौज के का सिपा सलार उस टाइम पे कौन था, उनका 17 साल जो है का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम। So here start the story of Muhammad bin Qasim who enters Sindh because Debil जो है वो जो बंदरगाह है वो अब कराची है, you can say that it is Karachi। Muhammad bin Qasim was a brave young man, वो एक बहुत बहादुर नौजवान था and a good leader, और बहुत अच्छा सिपा सलार। led by him the army quickly captured, और उसकी सदारत में, मतलब उसकी सिपा सलारी में आर्मी ने, फौज ने बहुत जल्दी जो है वो देबल पे हमला किया। एंड राजा दाहिर वॉज किल्ड इन द बैटल, और वो उस जंग में मारा गया राजा दाहिर। द अरब्स देन मार्च इनलैंड, और फिर इस तरह अरब दाखिल हुए सिंध में, और फिर इस तरह इस्लाम फैला, क्योंकि ही वॉज द ईस्टर्न अरब। और फिर इस तरह जो अरब थे, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इस तरह सिंध में दाखिल हुआ। इंडस वैली इज ऑल्सो कॉल्ड वादी सिंध। They Arabs then marched inland along the Indus Valley, वादी सिंध में वो फैले। with the surrender of मुल्तान and सेवन, और फिर इस तरह उन्होंने मुल्तान, सेवन शरीफ, then सिंध and southern पंजाब now became Arab territory। और फिर इस तरह सिंध और पंजाब का कुछ हिस्सा, सदर्न पंजाब जो ये हैदराबाद, बहावलपुर ये वाली साइड है, दैट इज कॉल्ड सदर्न पंजाब, ये भी बन गई अरब की, मतलब ये उस अरबों की हदूद में आ गए। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल है इंडस वैली की। देन द एट फर्स्ट, कि शुरू में क्या था, द न्यू टेरिटरी वॉज पार्ट ऑफ द खिलाफत का कुछ मतलब वो जो नई उन्होंने हदूद रखी थी वो शुरू में उसका हिस्सा थी। बट इन 871 इट बिकेम 2 इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स। और फिर शुरू में ये क्या, फिर बाद में क्या हो गई, ये 2 अलग मुस्लिम रियासतें बन गई। मोहम्मद बिन कासिम वॉज रिकॉल्ड टू इराक, और फिर उसे दोबारा मोहम्मद बिन कासिम को इराक बुलाया गया। बट सिंध कंटिन्यूड एज पार्ट ऑफ द अरब एम्पायर फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, और अगले 200 साल तक सिंध जो था वो दैट इज वॉज कंटिन्यूड, वो हिस्सा बन गया अरब सल्तनत का। गवर्नर्स वर अपॉइंटेड बाय द अरब्स, बट एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल। गवर्नर्स लोग जैसे पार्लियामेंट के थ्रू और इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट तो आती थी, ठीक है, वॉज इन द हैंड, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, असल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, असल जो निज़ाम था वो लोकल वहाँ के रहने वाले लोगों के हाथ में था, जो कि मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे। जिजिया दैट इज कॉल्ड नॉन मुस्लिम टैक्स, मतलब जो टैक्स पे करते थे नॉन मुस्लिम, उसको जिजिया कहते हैं। एंड ज़कात, जो पुअर टैक्स पेएबल बाय मुस्लिम, जो मुसलमान जो हैं वो गरीबों को मतलब जो टैक्स देते थे, दैट इज कॉल्ड ज़कात, वर कलेक्टेड। उस दौर में वो फिर वो ज़कात इकट्ठी करते थे और वो पुअर गरीबों को दी जाती थी। काज़ीज़ वर अपॉइंटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन मुस्लिम्स, और फिर इस तरह काजी जो हैं वो अदालतें बनाई गई। काजी जो थे वो मुसलमानों जो थे, वाइल मुस्लिम्स एंड बिटवीन मुस्लिम्स, उनके दरमियान जो भी कोई मसला या कोई तनाज़ा होता था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए काजीज अपॉइंट किए गए अदालतों में। जबकि नॉन मुस्लिम्स जो थे, दे रेफर्ड द प्रॉब्लम्स टू देयर ओन चीफ्स ऑफ प्राइस, वो अपने पादरियों को, अपने जो उनके मजहबी रहनुमा थे उनको वो मीन्स उनको फॉरवर्ड करते थे अपना मैटर। बिसाइड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, और साथ साथ मस्जिदें बनाने के साथ साथ टेम्पल्स, मंदिर भी बनाए गए। आप ये देखें पेज नंबर 95 पे बेटे कुछ पिक्स भी साथ साथ शो की गई हैं आपकी बुक्स पे। देन टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड एंड रिपेयर्ड,
और फिर उन मतलब जो जिन मंदिरों में कुछ काम होने वाला था, कोई मुरम्मत वगैरह का, तो वो भी करवाई गई। जहाँ मस्जिदें बनती जा रही थी, क्योंकि वो तो अब मुसलमानों ने पता कर लिया था। Then the Arabs married among the Sindhis and settled down in Sindh। और फिर इस तरह अरब जो थे वो उन्होंने शादियाँ की सिंधीज से और फिर वो वहाँ पे सेटल हो गए। And the interaction between the two races was a rich cultural blend। और मीन्स फिर इस तरह उन दो मुख्तलिफ जो थी नस्ल के लोगों के दरमियान जो था वो उनका एक ताल्लुक बनता गया। अरेबिक वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अरेबिक जो थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मतलब हर तरफ वो ज़ुबान बोली जाती थी। जैसे कि इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, दफातर वगैरह में जो हम ज़ुबान इस्तेमाल करते दैट इज़ इंग्लिश, बट and Sindhi was the first Eastern language for the translation of the Quran। The rulers were good to the people of the countries। और जो हुक्मरान थे वो बहुत अच्छे थे लोगों के लिए। They were allowed to worship as they pleased। और उनको उनकी इबादत करनी, मतलब जो हिंदू थे उनको उनकी इबादत करने दिया जाता था। एंड मोस्ट ऑफ द हिंदूज ऑफिशियल्स केप्ट देयर जॉब। और उनकी मतलब उनको उनकी नौकरियां भी मिल गई। विद द लैंड नाउ फ्री फ्रॉम पायरेट्स। अब जैसे कि वो ज़मीन जो थी वो साफ़ हो चुकी थी, पाक हो चुकी थी वो डाकुओं से, मीन्स द नंबर ऑफ मुस्लिम ट्रेडर्स इंक्रीज रैपिडली। और फिर इस तरह बहुत सारे जो मुस्लिम ताजिर थे वो आने लग गए सिंध में। एंड एज वेल एज गुड्स। और इसी तरह बहुत सारी जो अशिया आने लगी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था। दे टुक बैक टू अरेबिया एंड पर्शिया मैनी न्यू आइडियाज़। बहुत सारे नए ख्यालात जो थे, सच एज हाउ टू नेविगेट देयर शिप्स, किस तरह उन्हें अपनी शिप जो है बहरी जहाज़ों को लेके जाने बाय यूजिंग द स्टार्स। एंड मच नॉलेज अबाउट मेडिसिन। और फिर इस तरह मेडिसिन के शोबे में जो उनके पास नॉलेज था ये सब जो है अब वो सीखने आने लगे। और कुछ लोग जो थे वहाँ सीखने जाते थे। They learned new things about mathematics। नई चीज़ें उन्होंने सीखी मैथ्स रियाजी से रिलेटेड। Especially the use of zero, means zero was introduced in the mathematics which later led to many important discoveries। और जिसके बाद बहुत सारी important discoveries हुई। नेक्स्ट इज दैट इज ऑल अबाउट द मोहम्मद बिन कासिम एंटर सिंध। और फिर इस तरह उसने सिंध से लेकर मुल्तान सेवन और देन सदर्न पंजाब जो है वो कॉन्क्वर किया। फ्रॉम द इंडस वैली ही स्टार्टेड। देन कम्स द गजनवीज। द गजनवीज वर मुस्लिम्स, ये मुसलमान थे। एंड हुज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान। और जी बेटे network issue। They stretched from Central Asia to Afghanistan। Their capital was at Ghazni near Kandahar। The king Sabuktagin 977 to 997 made many raids through the Khyber Pass into the northwest of the subcontinent for treasure and slaves, and later added the remaining part of the Punjab to his Muslim empire। अब तो गजनवीज थे वो भी एक्चुअली असल में क्या थे, मुस्लिम थे। और इनकी जो सल्तनत थी दैट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया वस्ती एशिया से अफगानिस्तान तक थी। देयर कैपिटल वाज एट गजनी। उनका जो दारुल हुकूमत था वो गजनी था नियर कंधार। जगह का नाम है कंधार। द किंग सबुक्तगीन, बादशाह जो वहाँ का था सबुक्तगीन, मेड मैनी रेड्स। और उसने बहुत सारी जो है वो रेड्स की थ्रू द खैबर पास इनटू द नॉर्थ वेस्ट एरिया में ऑफ द बरसगीर में फॉर द ट्रेजर एंड स्लेव्स। किस चीज़ के लिए, मतलब वो जो खजाने थे और उसके बाद गुलाम कैदियों के लिए। और फिर उसके बाद बाकी जो हिस्सा था पंजाब का जो मुस्लिम लेटर है। जी बेटे खजाने, दौलत जो उनके पास थे। नेक्स्ट इज हिज सन, उनका बेटा नोन एज महमूद ऑफ गजनवी। गजनी कंटिन्यू महमूद गजनवी, जिसके बारे में आपने बहुत सारी स्टोरीज हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, इस्लामियात में भी पढ़ी होंगी। दैट कंटिन्यूड द रेड्स इनटू द इंडिया फॉर अनदर 30 इयर्स। फिर उसने वो रेड्स कंटिन्यू की नेक्स्ट 30 इयर्स की। ही वाज वेरी फायरस इन डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स। और उसने फिर इस तरह हिंदुओं के मंदिर गिराना शुरू कर दिए। बट अदरवाइज अ फेयर एंड जस्ट रूलर, लेकिन उसके अलावा वो क्या था, एक बहुत ईमानदार और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। ही अलाउड नॉन मुस्लिम्स टू फॉलो देयर ओन रिलीजन।
रिलीजन एज लॉन्ग एज दे पेड द टैक्सेस। उसने उनको नॉन मुस्लिम्स को कहा कि वो तब तक अपना जो है वो मजहब फॉलो कर सकते हैं जब तक वो हमें पे करेंगे। सो ही लेट मोस्ट हिंदू ऑफिशियल्स एंड आर्मी ऑफिसर्स कीप देयर जॉब्स, और ही वांटेड टू मेक हिज कैपिटल सिटी, और अपना वो दारुल हुकूमत बनाना चाहता था द गजनी, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, और दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर इन द वर्ल्ड, एंड टुक आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, साइंटिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू सेटल दे। और फिर वो वहाँ से बड़े सगीर से बहुत सारे म्यूजिशियंस को, साइंटिस्ट को, साइंसदानों को, आर्टिस्ट को, जो बिल्डिंग्स बनाने वाले थे, इन सबको वहाँ लेके गया ताकि वो वहाँ सेटल हो जाएं। द ग्रेट ट्रेड रूट, द सिल्क रोड, रोड का नेम है कि जो तिजारत का जो रास्ता था, द सिल्क रोड फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट went across part of the Ghaznavid Empire in Central Asia. The Ghaznavid rulers taxed the merchants traveling along this road. और फिर इस तरह गजनवी के जो हुक्मरान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया जो लोग उस रोड को इस्तेमाल करते थे, जो उस रूट को इस्तेमाल करते थे जाने के लिए, तिजारत के लिए जो उस रास्ते को इस्तेमाल करते थे, एंड फिर इस तरह वो बहुत अमीर हो गए, एंड दे बिकम वेल्थी। बेटे पेज नंबर 96, we are studying the Ghaznavids. You can see from this page number 96. Next is they also traded in goods themselves, और फिर इस तरह उन्होंने चीज़ों में तिजारत करना शुरू कर दी। They brought gun powder, और गन पाउडर, टी, चाय की पत्ती मतलब, एंड देन पेपर, फाइन पोट्री, मिट्टी के जो बर्तन थे, एंड फ्रॉम चाइना टू द सब कॉन्टिनेंट, और फिर इस तरह उन्होंने वो सब चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू कर दी, एंड और खुद भी वो एक्सपोर्ट करते थे फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू चाइना एंड यूरोप। ट्रेड रिड्यूस रैपिडली, और फिर इस तरह तिजारत का नया सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और बहुत तेज़ी से फिर इस तरह तिजारत, मुसलमानों ने तिजारत शुरू की। और जैसे आपको लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब मुसलमान जाते थे डिफरेंट साहिलों पे, शोर्स पे, तो वो वहाँ सेटल हो जाते थे, और उनकी ईमानदारी से, उनकी ऑनेस्टी से वो मुतासिर होके वहाँ पे वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। When Mahmud Ghaznavi died, जब उनकी वफात हुई, the Ghaznavid empire broke up into smaller states, और फिर इस तरह सब अपनी जो उसने बनाई हुई थी अपनी सल्तनत वो टुकड़ों में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब वहाँ पे हर कोई फिर चाहता था कि हमें ज़्यादा पावर मिले, हमें ज़्यादा पावर मिले। नेक्स्ट इज द वॉरीज एंड सल्तनत ऑफ दिल्ली। The small state of war in what is now Afghanistan was ruled by two brothers, जो कि अब अफगानिस्तान है, was ruled by दो भाई थे, that is मोहम्मद गौरी, while the other one invaded Central Asia। एक जो भाई था वो एशिया वस्ता में दाखिल हुआ, वहाँ उसने हमला किया, और जो दूसरा भाई था वो मोहम्मद गौरी। बेटे इट इज ड्यू टू नेटवर्क इशू, आपकी तरफ बेटे नेटवर्क इशू हो सकता है, और हैंड फ्रीज यूज कर लिया करें बिफोर द लेक्चर। मुझे तो आवाज सही आ रही है। ठीक है बेटे, वो नेटवर्क का इशू होगा उनकी तरफ जिन्हें आवाज नहीं ठीक आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? आवाज नहीं समझ में आ रही बेटे, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका, दैट्स वाई सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आपकी तरफ, इस वजह से आपको आवाज ठीक नहीं आ रही है। कुछ बच्चों को आवाज ठीक आ रही है। अंदर दिस ग्रेट जनरल, और फिर उसका जो मोहम्मद गौरी का जो है वो इंडिया में दाखिल हुआ, और फिर इस तरह उसका जो जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, हिज आर्मीज अपने उस जनरल के साथ, बेटे 96 रिटन ऑन द जी बेटे 96 yes, from the 94 it started and then moved to till page number 99.
अच्छा, फिर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोहम्मद गौरी, जो कि अपने एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जो है वो इंडिया में शुमाली इंडिया में दाखिल हुआ, ब्रिंगिंग ऑल द एरिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल अंडर हिज कंट्रोल। और वो बहुत सारा जो इलाका था अफगानिस्तान से बंगाल उसके कंट्रोल में था। व्हेन गौरी वाज मर्डर्ड, जब उसका मर्डर किया गया इन 1206, his armies choose ऐबक to be the सुल्तान। और फिर उनकी आर्मी ने, उनकी फौज ने जो है ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको चूज कर लिया एज द सुल्तान। He was the do check this device, हमारे device को check करो बेटे। It was mute। सिग्नल इशू होगा बेटे, सिग्नल इशू होगा आप उनकी तरफ। और जब when Ghori was murdered in 1206, his armies choose ऐबक to be the सुल्तान। उनकी आर्मीज ने चूज कर लिया ऐबक को एज अ सुल्तान, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने अपना सुल्तान मुकर्रर कर लिया। He was the first Muslim ruler of all northern India and this was beginning of the Delhi सल्तनत। और फिर इस तरह दिल्ली की सल्तनत शुरू हुई, क्योंकि वहाँ फिर उसने he started रूलिंग, और वो ये पहला मुसलमान रूलर था। When ऐबक died in 1210, और जब ऐबक जो था वो उसकी वफात होगी 1210 में, he was followed by his son in law। और फिर उसका जो सन इन लॉ था इल्तुतमिश had many problems defeating states। फिर उसको बहुत सारी मसाइल पेश आए रियासतों को हराने में वहाँ जंगों के दौरान, which has seized the opportunity of change of ruler to try to become। बेटे अपने माइक्स म्यूट करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली आवाज आएगी। फर्स्ट यू नीड टू म्यूट योर माइक सो दैट you can hear only one person, okay? इसको थोड़ा स्पीकर। Now you can hear me? अब आवाज आ रही है बेटे? ओके ठीक है बच्चे। देन फिर अब उसका जो सन इन लॉ था, जब इस तरह दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, जब मोहम्मद गौरी जो था उसने उसका जब मर्डर हुआ, देन उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो वहाँ का सुल्तान था, और वो पहला मुसलमान सुल्तान था शुमाली इंडिया का। और फिर जब ऐबक की डेथ हुई, उसके बाद उसका सन इन लॉ इल्तुतमिश, दैट वाज उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए इन defeating state which has seized the opportunity of change of ruler। even more serious were the invasions by the Mongols। और फिर इस तरह मंगोल्स दाखिल हुए from Central Asia under the dreaded चंगेज खान। और उनको उनकी सदारत कौन कर रहा था, उनका सिपह वो किसके अंडर एंटर हुए, वो चंगेज खान, हलाकू खान, चंगेज खान। These were from the Mongols। Now next are the Mongols। The Mongols were a tribe who originally came from Mongolia but who traveled across the Great Plains of Central Asia with their animals। और फिर वो अपने जानवरों के साथ मंगोलिया से आए थे, लेकिन वो अपने जानवरों के साथ मैदानी इलाकों में जो है वो दाखिल हुए। They were very fierce, जंगजू थे, वो बहुत खतरनाक जंगजू थे। एंड फॉट बिटरली अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में भी लड़ते थे। चंगेज खान उनका लीडर था। एंड ऑफ वन ऑफ द ट्राइब्स फोर्स्ड द मंगोल पीपल टू यूनाइट इन वन पावरफुल फोर्स इन 1207। 1207 में दे अटैक द सेटल्ड कंट्रीज। उन्होंने जो पहले से ऑलरेडी सेटल्ड कंट्रीज थे, ममालिक थे, उन पे अटैक किया। ठीक है। देन विद ऑल अराउंड देम विद टेरिबल सवेजरी एंड क्रूएलिटी, और बहुत वहशियाना तरीके से और जालिमाना तरीके से उन्होंने उन पे हमला किया। सीजिंग एन एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द चाइना सी टू रशिया। और फिर इस तरह जो चाइना सी से जो
रशिया तक जो जा रही थी, एम्पायर जो सल्तनत फैली हुई थी, उसको भी उन्होंने रोक दिया। इन 1221 दे इन्वेडेड इंडिया, 1221 में वो इंडिया में दाखिल हुए। किसके बाद, जब ऐबक की भी वफात हो चुकी, उसके बाद। एंड विच नीदर बट आफ्टर अ बैटल अगेंस्ट इल्तुतमिश आर्मी, और जो उनके जब उसका सन इन लॉ जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो वहाँ पे रूलर था, उसके साथ जब इनकी मंगोल्स की जंग हुई इंडिया में दाखिल होके, तो फिर क्या हुआ, विच नीदर साइड रियली वन, कोई भी साइड जो है वो जीती नहीं। वेंट बैक टू सेंट्रल एशिया, वो वापस अपनी सेंट्रल एशिया चले गए, वुस्ता एशिया में चले गए, वुस्ता एशिया में, एशियाई वुस्ता ममालिक में। एंड द चेंजेस एंड द चंगेज डाइड सून आफ्टरवर्ड, और उसके बाद चंगेज खान चिबिटे एंड लेटर, और फिर उसके बाद चंगेज खान की वफात होगी। एंड लेटर द मंगोल्स बिकेम मुस्लिम, और फिर इस तरह मंगोल्स जो थे वो मुसलमान हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, दीज मंगोल्स वर टू प्ले a very important role in the history of India as the Mughals, which is the Persian version of their name. और फिर इस तरह ये जो मंगोल थे, they were play an important part in the history of India as a Mughal, जो इनका फारसी जुबान में मंगोल का मतलब, that is all. बेटे mute your mics before speaking to someone else, which is a Persian version of their name. Next is, we start with Razia Sultana. She is the very brave lady, Razia Sultana. After Iltutmish death, उसकी वफात के बाद इल्तुतमिश की none of his sons seemed capable of ruling. कोई भी उसका बेटा जो था वो इस काबिल नहीं था कि वो हुक्मरान बन सके। So his daughter, फिर उनकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्ताना, उसने टेक ओवर किया and ruled for 4 years, और 4 सालों तक हुकूमत की। She was a strong ruler, personally leading her armies into battle, और फिर वो औरत जो थी वो जंगों को मीन्स जंगों में अपनी आर्मीज को भेजी थी, और इवन खुद लीड करती थी जंगों में। बट द नोबल्स एंड जनरल्स डिड नॉट लाइक बीइंग गवर्न्ड बाय अ वुमन एंड मर्डर्ड हर। और फिर इस तरह जो वहाँ के उस वक्त के जनरल थे और जो वहाँ के गवर्नर थे, वो जो थे उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो उन पे एक औरत हुक्मरान बने, तो फिर उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। शी वॉज मर्डर्ड इन 1246। अ ग्रुप ऑफ नोबलमैन मेड 1246 में एक ग्रोह जो था मेड नसीरुद्दीन इल्तुतमिश, उनका जो पोता था ग्रैंडसन, वो उसको हुक्मरान बना दिया गया एम्परर। बट द रियल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ हिज चीफ जनरल बलबन। और वहाँ पे उसके और जो असल ताकत थी वो किसके हाथ में? बेशक वो हुक्मरान बन गया उनका जो ग्रैंडसन था, लेकिन असल हुक्मरान जो थी वो बलबन के हाथ में थी। बलबन कंट्रोल्ड द एम्पायर फॉर 20 years। 20 सालों तक उसने हुकूमत की ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। एंड व्हेन नसीरुद्दीन डाइड, और जब नसीरुद्दीन की वफात हुई, द नोबल्स मेड हिम एम्परर, और फिर उसको उन्होंने हुक्मरान बना दिया नसीरुद्दीन को। और फिर इस तरह अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इस रियासत में आया। बलबन had also had to fight off the Mongol invasions when he died in 1296, and he was followed by a number of weak emperors। और बहुत सारे कमज़ोर हुक्मरानों से उसका ताल्लुक वास्ता पड़ा, शहनशाहों से, until अलाउद्दीन खिलजी came to the throne। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही काबिल और बहुत अच्छा लीडर था। he set up systems for good governance एज ए सोल्जर, और उसने बहुत सारे ऐसा निज़ाम कायम किया अच्छी हुकूमत का। एज ए सोल्जर मीन्स सिपाही के तौर पर ही वॉज इवन मोर सक्सेसफुल इन ड्राइविंग आउट द मंगोल्स एंड कॉन्करिंग मच ऑफ सदर्न इंडिया। और फिर इस तरह उसने बहुत सारा हिस्सा शुमाली इंडिया जनूबी सदर्न इंडिया का जो था वो उन्होंने कॉन्कर किया, फतह किया। लास्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक। That is, after Alauddin के बाद there was a struggle for power, and in 1320 Ghaziuddin Tughlaq became the ruler। वो वहाँ का हुक्मरान बन गया and succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq, और जिसको उसके बेटे ने जो है वो कह दिया उनके। we know a lot about this his reign। हम उसकी reign REIGN means हम उसके दौर के बारे में बहुत जानते हैं, because the famous Muslim traveler जो मुस्लिम मुसाफिर थे उस वक्त के, मोरक्को से
मराकेश से इब्न बतूता lived at the Sultan's court for 7 years and left an account of what he saw there. और फिर जो कुछ उसने इकट्ठा किया उसने अपना सारी जमा पूंजी वहाँ पे छोड़ दी और वो 7 साल तक उसकी दरबार में रहा. इब्न बतूता says that मोहम्मद बिन तगलुक did much for people, कि उसने बहुत सारा काम किया लोगों के लिए, बिल्डिंग ग्रेट इरिगेशन स्कीम्स, आपाशी के निज़ाम, और फिर इस तरह सम ऑफ विच आर स्टिल इन यूज, जो आजकल इस्तेमाल किए अब तक इस्तेमाल करते हैं हम आपाशी के जो निज़ाम उन्होंने शुरू किया था. उन्होंने मुसलमानों के लिए हस्पताल, स्कूल, घर, गरीबों के लिए घर बनाए और फिर मसाजिद तामीर की. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ही ऑल्सो मेड सम डिसीजन, बहुत सारे उसने ऐसे फैसले किए जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स भी साबित हुए, सच एज शिफ्टिंग हिज कैपिटल टू अ न्यू सिटी. उसने अपना दारुल हुकूमत एक नए शहर दौलताबाद एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ अनट्रेन्ड पीपल टू हाई पोस्ट, और नाकाबिल अफराद को उसने बहुत अच्छी पोस्ट के लिए उसने चुन लिया था. आफ्टर मोहम्मद बिन तगलुक की वफ़ात के बाद उसका बेटा फिरोज शाह, उसने 37 साल हुकूमत की और वो बहुत ही अक्लमंद दाना किस्म का हुक्मरान था और जिसने अपनी सल्तनत को जो है वो उसके हालात को सुधारा. In 1398 the Mongols, now under the rule of Timur, once again invaded India. और फिर इस तरह मंगोल जब वहाँ से चले गए थे जब उनकी जंग इल्तुतमिश से हुई थी और जब जिसमें किसी को भी पता नहीं हुई थी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो दोबारा सेंट्रल एशिया में चले गए थे. फिर एक दफ़ा फिर 1398 में जो है वो अपने जो रूलर थे तिमूर के साथ वो एंटर हुए और बहुत सारे लोगों को, और उसने दिल्ली पे कब्जा किया, उसको जो है डिस्ट्रॉय किया. बट तिमूर ऑल्सो टुक बैक विद हिम आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट एंड मेसन्स टू वर्क इन हिज कैपिटल समरकंद. और वो तिमूर जाते जाते वहाँ से अपने साथ वहाँ के जो नामवर मशहूर जो काम करने वाले आर्किटेक्ट्स थे और जो आर्टिस्ट थे उन सबको अपने साथ ले गया ताकि वो उसका जो शहर था दारुल हुकूमत समरकंद, वहाँ जाके वो काम कर सके और वो फिर इस तरह तरक्की कर सके. So this is all about today's lecture and your homework is learn and write question answers of unit number 21. इस चैप्टर को एक दफ़ा आपने खुद भी रीड करना बेटे. जब तक आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब आप एक दफ़ा खुद से थॉरो रीडिंग नहीं करते. ठीक है, आपने इस चैप्टर को खुद भी रीड करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द आंसर क्वेश्चंस. नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू थ्रू व्हाट्सएप and the website of school. And secondly बेटे your midterm exams are drawing near, so work hard और इनको question answers को lessons को साथ साथ learn करें. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care. Any questions?